हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। एक बार फिर से हम अब डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है उसका एनालिसिस करेंगे। नवंबर 2021 तक हम पहुंचे हैं। ये एडिशन है 15th या 16th, मान लीजिए 16 टू 30 नवंबर वाली मैगजीन का। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। स्टिल इन डिनायल इसका यहाँ पे इन्होंने मेन टाइटल दे रखा है। इस बार इसको हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 इसका आपको नेक्स्ट वीक मिलेगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और डाउन टू अर्थ का जितने भी पीडीएफ हैं अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। अक्टूबर से हमने शुरू किया इसको, तो हर महीने 4 पार्ट्स में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अब आपका नवंबर 2021 वाला पार्ट चल रहा है। इसके ऑलमोस्ट थर्ड पार्ट है ये। इसके बाद हम दिसंबर एंड देन विल कम टू 2022 वाले जो एडिशंस हैं उन पे आएंगे। पीडीएफ आपको सभी जितने भी हैं वो टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। बाकी आपका कोई भी कोर्स लेने का मन है स्टडी IQ से, तो आप डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं VIRO33। इस पे 33% ऑफ आपको दिया जाएगा। क्रक्स इसका हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी इस वाले आर्टिकल से। ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस अफ्रीका में बढ़ रही हैं। ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस क्या होती हैं? कई बार हम सोचते हैं कि ड्रग रेजिस्टेंस क्या ह्यूमंस में हो जाता है, इंसानों में हो जाता है या एनिमल्स में हो जाता है। बेसिकली जब हम ड्रग रेजिस्टेंट वर्ड यूज़ करते हैं तो ना ही ये ह्यूमंस में होता है ना ही एनिमल्स में। ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। और ड्रग रेजिस्टेंस होने का मतलब है या रेजिस्टेंट होने का मतलब है कि उन पे दवाइयाँ असर नहीं करती। आज तक हम जिन दवाइयों से उनको मार रहे थे, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं, अब वो दवाइयाँ उन पे काम नहीं करती, तो हम बोलेंगे ड्रग रेजिस्टेंट हो रहे हैं इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस जो हैं वो बढ़ रही हैं। साइंटिस्ट जो हैं युगांडा में, उनको ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिले हैं ड्रग रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया के खिलाफ जितनी भी टॉप नॉच दवाइयाँ हैं, टॉप ट्रीटमेंट है, वो कंट्री में काफ़ी केसेस में काम नहीं कर रहा। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन स्टडी, ये एक जर्नल है, उसमें बोला कि 20% 240 सैंपल्स उन्होंने चेक किए और उसमें से 20% सैंपल ऐसे थे जिनको 3 सालों के एक पीरियड में टेस्ट किया गया, जो ये दिखाते हैं कि ड्रग आर्टेमिसिनिन जो है वो मलेरिया के खिलाफ इफ़ेक्टिव नहीं रहा है, वो कुछ उसको ट्रीट नहीं कर पा रहा है। और सेम रिजल्ट्स रवांडा में भी इस साल देखने को मिले। तो इससे ये पता चलता है कि इस तरह का जो मलेरिया है अब उसके खिलाफ दवाइयाँ काम नहीं कर रही, तो आपकी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस बढ़ रही हैं। अब ऑलमोस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस क्या होती हैं। जब माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एडॉप्ट कर लेते हैं, टाइम के साथ साथ इवॉल्व हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उनमें इस तरह की पावर आ जाती है, एबिलिटी आ जाती है कि जिन ड्रग्स को, जिन दवाइयों को हमने डिज़ाइन किया उनको मारने के लिए, वो उनके खिलाफ काम नहीं करती। अब इनमें से सबसे कॉमन ड्रग रेजिस्टेंस आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दिखेगा, मतलब इन प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया। तो तभी मैंने आपको कहा ह्यूमंस में नहीं, एनिमल्स में नहीं, बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंट हो रहे हैं एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम सुपर बग्स कहते हैं। और बहुत सारे इस तरह के ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जो बीमारियों के खिलाफ कम इफ़ेक्टिव होते जा रहे हैं विद टाइम। तो इसका यही मतलब है कि बैक्टीरिया इवॉल्व कर रहा है, उसको उस दवाई के खिलाफ लड़ना आ चुका है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न, जो मैंने बहुत सी वीडियो जो हम डेली बेसिस पे बनाते हैं साइंस की, मेडिकल की, उसमें मैंने आपको बताया है, ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, कि अगर हम दवाइयों को बिना सोचे समझे यूं ही खाते रहेंगे, एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ करेंगे ह्यूमन बींग्स, तो ड्रग रेजिस्टेंस पैदा होगा। तभी कहते हैं कि हमेशा डॉक्टर को दिखा के दवाई खानी चाहिए, खुद के सेल्फ इलाज जो हैं वो नहीं करने चाहिए। उनसे इस तरह के बैक्टीरिया इवॉल्व होने लग जाते हैं और हम ह्यूमन पॉपुलेशन को और ख़तरे में डालते जाते हैं, और ये प्रोसेस स्पीड अप होती जाती है। अफ्रीका में ऑलरेडी 90% वर्ल्ड के मलेरिया केसेस हैं, अगर WHO की माने, उनके डेटा के अकॉर्डिंग। एंटीबायोटिक स्ट्रेन्स जो बाकी डिजीज़ के हैं वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर अक्टूबर में रिसर्चर्स जो कीनिया के थे, उन्होंने 97% बच्चों को दिखाया जिनको टाइफॉइड हुआ था और उन पर दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी। यानी टाइफॉइड एक ऐसे स्ट्रेन से हुआ था जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था और टाइफॉइड की दवाई उसके खिलाफ काम नहीं कर रही थी। और मीनवाइल ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2021 की जो है वो इस तरह के
देश के नाम अफ्रीकन कंट्रीज़ के हमको पता चलते हैं जो हाई रिस्क में है, जहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस देखा जा रहा है या देखा जाएगा आने वाले समय पे। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल। तो आपको ये मालूम होना चाहिए सुपर बग्स क्या हैं, ड्रग रेजिस्टेंट क्या है, किस वजह से होता है। सो दीज आर द मेन थिंग्स। नेक्स्ट इज फोकस ऑन एस्टेरॉइड्स टू इम्प्रूव अर्थ डिफेंस, कि हमको एस्टेरॉइड्स पे फोकस करना चाहिए। आप मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा जो एस्टेरॉइड्स हैं वो कौन सी बेल्ट में पाए जाते हैं, किन दो प्लैनेट्स के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट मानी जाती है। तो हमें हमेशा डर रहता है कि कोई बाहर से एस्टेरॉइड कॉमेट आके अगर अर्थ से टकरा जाएगा तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो हमको एस्टेरॉइड्स पे फोकस करना चाहिए अर्थ के डिफेंस को इंक्रीज करने के लिए। अब जितनी भी प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट स्पेस एजेंसीज हैं वर्ल्ड में, वो अपने एफर्ट्स को इम्प्रूव कर रही हैं, नॉलेज को इम्प्रूव कर रही हैं और ज़्यादा रिसर्च कर रही हैं कि देखें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी अर्थ के बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितना खतरा अर्थ को उनसे है, और अर्थ का जो डिफेंस सिस्टम है, प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम है, उसको इम्प्रूव किया जाए। जैसे चाइना ने 25 अक्टूबर को पहला प्लानिटरी डिफेंस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखा, जहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया इस तरह की स्ट्रैटेजीज जिससे अर्थ के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की हमको पहले पता चल जाए, वार्निंग सिस्टम्स को हम इम्प्रूव करें, स्मॉल बॉडी एक्सप्लोरेशन को इम्प्रूव करें, स्पेस बेस्ड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स को हम इम्प्रूव कर पाएँ। अब प्लानिटरी डिफेंस अगर हम बोल रहे हैं तो प्लानिटरी डिफेंस का क्या मतलब है? ये टर्म यूज़ की जाती है हमारी इस तरह की कैपेबिलिटीज़ में कि हमको पहले पता चल जाए कि क्या पॉसिबिलिटी है कि एक एस्टेरॉयड या कोई कॉमेट आके अर्थ से टकराएगा और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, हम डिटेक्ट कर पाएँ। और डिटेक्शन का तभी फ़ायदा है अगर हम उसको रोक पाएँ, प्रिवेंट कर पाएँ पॉसिबल इफ़ेक्ट्स को। यूएस स्पेस एजेंसी नासा 4 नवंबर को, ये 2021 की बात हो रही है, पहली बार उन्होंने इंटर प्लानिटरी डिफेंस मिशन के बारे में अनाउंस किया। डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट 23 नवंबर को लॉन्च किया टू डेलिबरेटली कोलाइड विद अ स्मॉल एस्ट्रॉयड एंड टेस्ट द रिजल्ट, कि भाई एक एस्ट्रॉयड से जान के हम टकराते हैं और उसके रिजल्ट्स को हम चेक करते हैं। ओके, सो दिस इज द प्लानिटरी डिफेंस। अगर आए तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम प्लानिटरी डिफेंस की क्यों बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ नई टर्मिनोलॉजी इस मैगजीन में यूज़ की गई, जैसे कुम्ब्रे वाइजा, ये एक वॉल्केनो है, आइलैंड है ला पाल्मा कैनरी आइलैंड स्पेन में। 19 सितंबर दिस ईयर जब लिख रहे हैं, दिस ईयर मीन 2021 का मैगजीन हम डिस्कस कर रहे हैं, और नवंबर 3 तक इसका लावा अभी भी फ्लो कर रहा था। 7,000 लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया था। तो यहाँ पे स्पेन में कैनरी आइलैंड्स हैं, आप देख सकते हैं जिस जगह की बात हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए जैसे क्या इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल्स का नाम आया कि इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम होती जा रही है, डिक्रीज हो गई है। 2020 में 8% डिक्रीज देखा गया। यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एसोसिएशन जो इसने बोला है वर्ल्ड का मोस्ट जो ये राइट वेल्स हैं, अटलांटिक राइट वेल्स वर्ल्ड की मोस्ट एंडेंजर्ड लार्ज वेल स्पीशीज़ है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज करती जा रही है। करेंटली सिर्फ 366 स्पीशीज़ इसकी बची हैं। यूएस बेस्ड नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल कंसोर्शियम जो है, ये चीज़ उन्होंने अक्टूबर 26, 2021 को कही। और इसका जो डिक्लाइन है कि इसकी पॉपुलेशन क्यों कम होती जा रही है, सबसे बड़ा रीज़न है फिशिंग एक्टिविटीज़ की वजह से। उसके बाद सुंदरबन नेशनल पार्क की बात की गई, ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। वर्ल्ड की जो ओल्ड आपकी 1 ऑफ 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 5 जो दुनिया की सबसे साइट्स हैं जहाँ पे ब्लू कार्बन स्टॉक्स आपके हाईएस्ट हैं, उनमें से ये एक है सुंदरबंस। ब्लू कार्बन हो गया जो कार्बन ओशन स्टोर करती है या कोस्टल इकोसिस्टम स्टोर करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कार्बन एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, कितना कार्बन स्टोर है और कितना और सीक्वेस्टर हो सकता है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क उसमें आए हैं, ब्लू स्टॉक, कार्बन का ब्लू स्टॉक यहाँ पे है। उसके बाद कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी, जैसे अक्टूबर 28, 2021 को दिल्ली ने दिल्ली फाइट्स pollution.in करके ये साइट बनाई। इनका मेन यही था कि हमको पोल्यूशन को इस रीजन में कर्ब करना है, कम करना है और पब्लिक मेजर्स को प्रमोट करना है। तो व्हाट्सएप चैट बॉट बनाया इन्होंने। तो ये जो साइट का लिंक है, दिस इज व्हाट्सएप चैट बॉट, और यहाँ पे लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा कि किस तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं। चैटबॉट का नाम है पर्यावरण साथी, जो कि मेजर्स बताता है कि कैसे उनको रिकॉग्नाइज हम करें जो चीज़ों से पोल्यूशन होता है और उनको कम किया जाए, पब्लिक अवेयरनेस मेजर के तौर पे इन्होंने ये चैटबॉट पर्यावरण साथी जो है वो लॉन्च किया।
थर्ड इज 24 विलेजेस हैं, गांव हैं उड़ीसा नायगर डिस्ट्रिक्ट में, जिनको कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स 2 नवंबर 2021 को दिए गए। ये सब शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो हमारे रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है उसके अंदर आता है। इसमें फॉरेस्ट, देखो कम्युनिटीज़ को मैं हमेशा बोलती हूँ, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि हमको कैसे प्रोटेक्ट करना है, रीजनरेट करना है, कंजर्व करने हैं अपने फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट कैसे मैनेज करने हैं ट्रेडिशनल और सस्टेनेबल तरीके से। तो ये चीज़ यहाँ पे की गई है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स जो हैं वो उनको दिए गए हैं। ये पिक्चर आप देख सकते हो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन की, जो कि क्रॉप्स को इफेक्ट कर सकती है 2030 तक। ओके, यहाँ पे 2030 तक की बात की गई है। यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने इसको निकाला है। देखिए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फेवरेबल कंडीशंस आपकी इंक्रीज होंगी, जिससे यील्ड जो है, वीट की यील्ड जो है 5 से 10% इंक्रीज होगी 2050 तक, और 17% बाय 2070 तक। लेकिन मेज का प्रोडक्शन आपका कम होगा, ऐसा ये अंदाजा जो है वो लगाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क्स हैं साथ साथ जो लाए गए, जैसे कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इशू किया है सेंट्रल मोटर व्हीकल 23rd अमेंडमेंट रूल 2021। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें इन्होंने कहा कि जो रजिस्ट्रेशन की फीस है उसको रिवाइज किया जाएगा। जो व्हीकल्स 15 साल से पुराने उनके लिए रिवाइज्ड फी जो है 3 to 8 टाइम्स ज़्यादा रखी गई है पहले से। इससे यही है, ये फी इतनी इसलिए बढ़ाई गई है कि ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, उनको लोग फेस आउट करें, ख़त्म करें। यूनियन मिनिस्ट्री कोल की जो है, उन्होंने इशू किया मिनरल कंसेशन अमेंडमेंट रूल्स 2021। यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं, ड्यूरेशन, माइन लीज की कितनी ड्यूरेशन होगी, प्रोविजंस प्रोसेसिंग के क्या रहेंगे, कोल का सेल कैसे होगा। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सुवारिगपा और होम्योपैथी, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का पूरा फुल फॉर्म है। इन्होंने ड्राफ्ट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अमेंडमेंट रूल्स 2021 निकाले हैं। यहाँ पे प्रोविजन बताए हैं किस तरह से इंपोर्ट कर रहे हैं होम्योपैथिक मेडिकेशंस हमारे देश में। ये कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है द न्यू बेयर मिनिमम। ओके, यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स की बात की गई है। एक, जितनी भी आपकी G20 कंट्रीज हैं, उन्होंने कहा कि कुछ मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए। मल्टीनेशनल फर्म्स को ये रोकना चाहते हैं क्योंकि वो टैक्स इवेड करते हैं लीगली। ओके, अब अक्टूबर 31 को जितने भी हेड्स हैं वर्ल्ड मेजर इकोनॉमीज के ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, उन्होंने एक नया ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स ये लोग लेके आए। इस डील में इन्होंने अनाउंस किया G20 समिट में रोम इटली में। ये काफ़ी हिस्टोरिक माना जा रहा है क्योंकि पहली बार सारे नेशंस एक चीज़ के लिए अग्री किए, जिसमें 90% आपकी ग्लोबल इकोनॉमी कवर होती है। अर्लियर 8 अक्टूबर 2021 की बात की जा रही है, कुछ 136 कंट्रीज ने इस नए रिजाइम को एंडोर्स किया कि यस ये होना चाहिए। बेसिकली है क्या, इसके दो एम हैं कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर। पहला कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आपकी मल्टीनेशनल, वो कम टैक्स देती हैं या टैक्स ही नहीं देती। कैसे? ये अपनी रजिस्ट्रेशन ऐसी कंट्रीज में करवाती हैं जहाँ पे टैक्स बहुत कम है और ऑपरेट कहीं और से करती हैं। और सेकंड कि ये हम चाहते हैं कि अब ये टैक्स दें जहाँ पे ये ऑपरेट कर रहे हैं या कंडक्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस, जिस भी देश में, वहाँ पे इनको टैक्स देना पड़ेगा। ये मैटर नहीं करता कि उस देश में इनका फिजिकल प्रेजेंस है या नहीं है। तो इसके दो मेन एम हैं इस डील के। इस डील के दो पिलर भी हैं टैक्सेशन ऑन कॉर्पोरेशन को लेकर। पिलर 1 में बोला गया वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज जो हैं उनको एस्टिमेट किया जा रहा है कि उनको ये इफेक्ट करेगा और टैक्स उनके प्रॉफिट मार्जिन्स पे लगेगा अबव 10%। और अंडर पिलर 2 ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट जो है वो 15% रहेगा। ये चीज डिसाइड यहाँ पे की गई है। अब इससे उन देशों को, उन कंट्रीज को फायदा होगा कि इन कंपनीज को टैक्स देना पड़ेगा जहां से ये अपना रेवेन्यू लेते हैं। कंपनीज का जो एक्सेस प्रॉफिट है एज इन एक्सेस ऑफ 10%, टोटल रेवेन्यू का 10% जो है विल बी, उसको 25, अगर उससे ऊपर होगा तो 25% पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। और जितने भी ओवरसीज प्रॉफिट हैं इन मल्टीनेशनल फर्म्स के, $750 मिलियन डॉलर से जो ऊपर हैं या $866 मिलियन US से जो ऊपर हैं, जिनकी सेल्स ग्लोबली इतनी है,
गवर्नमेंट के पास अब पावर है कि उनको लोकल कॉर्पोरेट टैक्स वो चार्ज कर सकती हैं, और अगर कंपनी 15% से कम देती है, इट्स होम कंट्री कैन लिवाई अ टैक्स टू ब्रिंग इट टू मिनिमम रेट, तो उसकी होम कंट्री उस पर मिनिमम टैक्स जो है वो चार्ज कर सकती है। तो टैक्स अवॉइडेंस इन कंट्रीज के बारे में हमने पहले ही देखा है, एक लड़ाई जो है वो चलती रहती है कि मल्टीनेशनल फर्म्स टैक्स चुरा रही हैं अपने आप को ऐसे कंट्रीज, टैक्स हेवन कंट्रीज जिनको कहा जाता है, वहां पे रजिस्टर करके। करंट टैक्स लॉज भी उनको टैक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे उनके टैक्स नहीं लगा पाते। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भी एस्टिमेट किया कि इससे ग्लोबल रेवेन्यू लॉस होता है गवर्नमेंट्स को बिटवीन $200 बिलियन टू $600 बिलियन का हुआ है इनफैक्ट 2019 में। तो इस तरीके से इन्होंने इस चीज को सामने लाया है। इसकी अगर आप देखेंगे काफी समय से लॉन्ग नेगोशिएशंस चल रही थी कि किस तरह से टैक्स इरोजन हो रहा है, और लेकिन अभी भी माना जाता है कि अभी भी जो चीज इसको क्रिटिसाइज कर रही है वो ये बोल रहे हैं कि इससे स्टेटस क्यो मेंटेन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे डेवलपिंग देशों को शायद बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ ही कंपनीज आप टारगेट कर रहे हैं, हर कंपनी टारगेट नहीं हो पा रही, तो शायद इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो सोचा जा रहा है वो ना हो पाए। तो यहाँ पे ये सजेशन दिया जा रहा है कि कुछ फिक्स ग्लोबल रेट बनाया जाए कि जितने भी, ऐसे तो सिर्फ रिच कंट्रीज को फायदा होगा, अगर कुछ फिक्स रेट रखा जाएगा तो उससे डेवलपिंग देशों को भी फायदा होगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट इट कि G7 और ने क्या डिसाइड किया कि कॉर्पोरेट टैक्स किस तरह से लगाया जाएगा। इनको खैर टाइम दिया जाएगा, 10 साल का टाइम दिया जाएगा, 2023 से कहा जा रहा है कि जो टाइम है वो शुरू होगा। उसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट आर्टिकल है, लॉन्ग टर्म वेराइटी यूज टू लिव जस्ट 10 days फॉर सोइंग बिटवीन खारिफ पैडी टू राबी वीट। अब खारिफ सीजन और आपको पता है राबी सीजन के क्रॉप्स अलग अलग होते हैं। जो हमारी लॉन्ग टर्म वेराइटीज हैं वो फार्मर्स के पास सिर्फ 10 दिन बचते हैं कि उनको एक हार्वेस्ट करना है एक क्रॉप, और दूसरा क्रॉप जो है वो लगाना है। लॉन्ग टर्म वेराइटीज में सिर्फ उनके पास 10 दिन बचते हैं ये शिफ्ट करने के लिए। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज में जैसे स्पेशली PR126 हो गया, ये बहुत जल्दी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे 35 days फार्मर्स के पास बचते हैं कि वो कल्टीवेट कर सकें। 20 दिन उनके पास ऑलमोस्ट विंडो ज्यादा रहती है। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है कि देखा गया कि चाहे हमने शॉर्ट टर्म वेराइटीज इंट्रोड्यूस की, हम चाहते हैं कि जो वेस्ट जो पीछे बचता है फार्मर्स उसको जलाते हैं, उससे बहुत सारा पोल्यूशन होता है, कि जल्द से जल्द वो नए क्रॉप्स लगा पाएं। हमने सोचा कि शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो स्टबल बर्निंग है वो कम होगी, लेकिन रिजल्ट्स कुछ उल्टे आए, आपकी स्टबल बर्निंग तो भी इंक्रीज होती जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? बोल रहे हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म जो वेराइटीज हैं उनकी यील्ड बहुत कम है, जिसको ब्लेम किया जा रहा है। तो स्ट्रॉ बर्निंग डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही है, और इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं लो यील्ड की वजह से उनको और बहुत सारे क्रॉप साथ में लगाने पड़ते हैं, जैसे पोटैटो, पीस, ग्रीन लेंटिल हो गया, खारिफ और राबी के बीच में। तो चाहे आपने विंडो इसमें इंक्रीज की, लेकिन जब शिफ्ट करना है खारिफ से राबी में तो स्टबल बर्निंग जो है वो मैक्सिमाइज हो रही है, उस पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे आप डेटा में देख सकते हैं क्लियर कनेक्शन कि स्ट्रॉ बर्निंग इंसिडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, जो रेड कलर से दे रखा है। तो शॉर्ट वेराइटीज का कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। अब कुछ फार्मर्स हैं वो स्ट्रॉ बर्निंग को इसलिए करते हैं ताकि जो लॉसेस हैं उनके जो लो यील्ड की वजह से हुए उसको वो पूरा कर सकें। यूनियन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने रिव्यू किया है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू स्टेट्स में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में। लेकिन वही बात है कि इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि कब से हम स्टबल बर्निंग का कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहते हैं ताकि उससे पोल्यूशन जो है वो कम हो सके। डिले प्लांटिंग भी देखी जा रही है। अराउंड 23 पॉपुलर वेराइटीज हैं पैडी की पंजाब में, और इसमें 6 वेराइटीज ऐसी हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं, और उनको प्रमोट भी किया है। क्योंकि प्रमोट इसलिए गवर्नमेंट कर रही थी क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ड्यूअल प्रॉब्लम जो है पानी के शॉर्टेज की और स्ट्रॉ बर्निंग की दोनों एड्रेस हो पाएंगी, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव उनको नहीं देखा गया है। और वैसे भी जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उस वजह से फार्मर्स को भी काफ़ी इशू आ रहे हैं। उनको डिले प्लांटिंग का भी एक ये रीज़न हो सकता है कि नई वेराइटीज़ को समझने में भी उनको टाइम लगता है, सोइंग साइकिल्स अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे आप कंपेयर करेंगे पूसा 44 को, जिसको 1994 में लॉन्च किया गया था, ये शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ थी, लेकिन
जब तक फार्मर्स इनको यूज्ड टू होते, यील्ड भी इम्प्रूव हो जाती है और हम ये सोच रहे हैं कि स्ट्रॉ बर्निंग जो है वो डाउन हो जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट इन सारी वैरायटीज़ को प्रमोट करती है। बट डेफिनेटली इसके साथ बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिस पे ध्यान देना होगा। तो यही आर्टिकल्स थे, इसको हमने अभी हाफ ऑफ द आर्टिकल्स डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी बचे हुए आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं स्टडी IQ पे, या डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।